न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। इस न्यू इंडिया में वीर सावरकर के बर्थडे पर बहुत सारे पूजा पाठ के साथ हमारे सुप्रीम लीडर का राज्याभिषेक हुआ और साथ ही साथ हमारे देश को मिला एक नया पार्लियामेंट। इंडिया की न्यू पार्लियामेंट में एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा सीटिंग, अर्थक्वेक प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के साथ साथ साउंड प्रूफिंग भी है, ताकि देश के संसद के बाहर अगर कोई धरना प्रदर्शन करने की हिमाकत भी करे तो अंदर होने वाले विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। इसकी टेस्टिंग भी पहले दिन ही हो गई जब संसद से कुछ ही दूर हमारे विमेन रेसलर्स की चीखों को कुचल दिया गया। हमारी मेडल विनिंग रेसलर्स को रास्ते पर घसीटा गया पुलिस द्वारा और उन पर अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन ये भाई साहब जिन पर पॉक्सो एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जी पार्लियामेंट में मुस्कुराते हुए पाए गए। इसको कहते हैं शॉक प्रूफ एंड साउंड प्रूफ पार्लियामेंट। लेकिन यह एपिसोड रेसलर्स प्रोटेस्ट के बारे में नहीं है। अरे यार, वो तो जल्दी ही एंटी नेशनल वैसे में भी बनने वाले हैं। अब देखिए, पार्लियामेंट बिल्डिंग का गृह प्रवेश और प्रधानमंत्री मोदी का राज्याभिषेक दोनों की पूर्ति तो हो गई। करीबन 20 ऑपोजिशन पार्टीज ने इस इवेंट को बॉयकॉट किया, यह कह के कि हमारे संसद को इनॉग्रेट तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए था, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मोदी जी का पार्लियामेंट इनॉग्रेट करना दरअसल प्रेसिडेंट का अपमान है, उस पद का अपमान है। इस चीज पर भी बीजेपी को क्रिटिसाइज किया गया कि मोशा ने इंडियन पार्लियामेंट को उद्घाटन उस दिन उस इंसान के जन्म तिथि पर किया जिसका हमारी डेमोक्रेसी से तो दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यह एपिसोड वीर सावरकर पर भी नहीं है। सबसे ज्यादा बातचीत हुई सेंगोल को लेकर, वो राजदंड जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के हाथ थमाया गया। तमिलनाडु से अलग अलग मठों से आए जो प्रीस्ट थे, उन्होंने एक पूरा सेरेमनी किया। अब हिस्टोरियंस और विपक्ष का यह कहना है कि बेसिकली सेंगोल का फंडा है डिवाइन राइट टू रूल। उससे आता है कि राजा के ऊपर देवी देवताओं का हाथ, आशीर्वाद बना रहे। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो अपने आप को जिल्ले इलाही समझता है तो वो सेंगोल को पकड़ने में बहुत मौज आता है, बहुत शौक लगेगा उसको। कहा गया है कि माउंटबेटन ने नेहरू को सेंगोल दिया, तब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई। ट्रांसफर ऑफ पावर का यह सिंबल है। पर इस चीज का एविडेंस अगर आप मांगे, अगर आप इसका एविडेंस मांगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। जो रियल के प्रोफेसर्स हैं वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बेचारे फैक्ट्स में थोड़े फंसे हुए हैं। लेकिन यह एपिसोड सेंगोल और सेपरेशन ऑफ पावर्स पर भी नहीं है। देशभक्त का यह डीप डाइव एपिसोड आज उस खतरनाक प्लान के बारे में है जिसको अगर बिना सोचे समझे अंजाम दे दिया गया तो हमारी डेमोक्रेसी का नाश हो सकता है, हमारे देश को बुरे तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। यह एपिसोड लोकसभा के बनने के पीछे असली मंशा को जानने की कोशिश करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि यह लोकसभा का यह जो टोटल सीट्स जो कि अब जिसकी बढ़ोतरी 2026 में होने वाली है, उसके चलते साउथ इंडिया की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल होगा। और अगर इस इशू को सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया गया तो इंडियन फेडरलिज्म और हमारी डेमोक्रेसी का किस तरीके से नाश हो सकता है। यह एपिसोड पूरे तरीके से देखिएगा क्योंकि असली चेन्नई वर्सेस गुजरात यहां खेला जा रहा है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। इस मैप को ध्यान से देखिए। न्यू इंडिया के न्यू लोकसभा में न्यू एमपीस का मैथ्स किस तरीके से चलेगा। पूरा साउथ इंडिया के अगर आप सीट्स की बात करें तो सिर्फ यूपी और बिहार के सीट से कम हो जाएगा साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के हिंदी बेल्ट के सीट्स इंक्रीज हो जाएंगे, साउथ के सीट्स घटेंगे। क्यों? अरे क्योंकि साउथ ने गलती कर दी ना। अरे वो फैमिली प्लानिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ा ज्यादा ही फोकस कर दिया। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को समझना तो आसान है, आर्किटेक्चर ऐसे है, खर्चा इतना लगा, सीट्स इतने हैं। कॉम्प्लिकेटेड है उसमें बैठने वाले एमपीस का नंबर और उसके पीछे जो एजेंडा है उसको समझना, क्योंकि ये एमपीस का नंबर फिक्स नहीं है। आज के डेट में लोकसभा में जो सीट्स का प्रोपोर्शन है वो 1971 के सेंसस के मुताबिक किया गया है, जिसका अब चेंज होने का टाइम आने वाला है, जिसके वजह से हमारे देश में एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक, एक पॉलिटिकल भूकंप आ सकता है। बहुत जल्द समझाता हूं कैसे। अब चुनाव करने हैं तो इलेक्टोरल मैप्स बनाना तो जरूरी है। अरे भाई, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी कहां होगी, उसका शेप कैसा होगा, उसमें वोटर्स कितने होंगे वगैरह वगैरह। इस प्रोसेस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 है जो ये सारी चीजों को डील करता है। आर्टिकल 82 डील
डीलिमिटेशन के बारे में सारी चीजें बताता है। डीलिमिटेशन यानी वो प्रोसेस जिससे इलेक्टोरली सीमाएं कैसे बदली जा सकती हैं समय के साथ। आर्टिकल 82 के हिसाब से सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन को डीलिमिटेशन की पावर दी गई है और उसके साथ कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं जो कि इस कमीशन को फॉलो करने होंगे। ध्यान से सुनिएगा, इससे हमारी डेमोक्रेसी की परिभाषा बहुत जल्द बदल सकती है। हर स्टेट में कंस्टिट्यूएंसीज इस तरीके से बनाई जाएंगी जिससे हर सीट में वोटर की आबादी लगभग सेम हो। माने साइज डज नॉट मैटर, माने लैंड साइज, पॉपुलेशन मैटर्स। कुछ एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स हैं इस रूल में, जैसे कि कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम है तो उनको रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन कम से कम एक सीट तो दी जाती है रिप्रेजेंटेशन के नाम पर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन ही चलेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन है। पर मोटा मोटा रूल यही है हमारे देश में कि हर सीट की वोटिंग पॉपुलेशन लगभग समान हो ताकि हर एमपी लगभग सेम अमाउंट ऑफ वोटर्स को रिप्रेजेंट करे। यह नहीं है कि मुझे तो 5 लोगों ने चुना और मुझे तो 50,000 लोगों ने चुना, वो फेयर नहीं है। तो इसको कहते हैं वन वोट वन वैल्यू। इसके बाद आर्टिकल 82 का यह कहना है कि हर 10 साल में डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाएगा ताकि इलेक्टोरल मैप को अपडेट किया जाए, जिससे कि लेटेस्ट सेंसस डेटा के मुताबिक कि भैया देश में फेरबदल जहां हो रहा है, लोग कम बढ़ जहां रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग एक डीलिमिटेशन होगा। क्योंकि चेंजेस तो होते रहेंगे हमारे देश में भाई, स्टेट्स की पॉपुलेशन ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लोग गांव से शहर जाएंगे, माइग्रेशन होगा, तो इसीलिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है तो इलेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन भी बदलना चाहिए। बात लॉजिक की है क्योंकि हमें वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल उसको बरकरार रखना है और यह काम आर्टिकल 82 करती है। क्लियर? अब स्टार्टिंग के कुछ इलेक्शंस में हमने देखा कि ऐसा ही हुआ। क्रोनोलॉजी समझिए। 1952 में लोकसभा में 497 मेंबर्स थे। उस टाइम पर आर्टिकल 81 में लिमिट दिया गया था कि लोकसभा में 500 से ज्यादा एमपीज नहीं हो सकते हैं। चुनाव के बाद 1952 में और डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया। उसके बाद 1963 और 1973 में भी कमीशन सेटअप किया गया और बेसिकली हर 10 साल लेटेस्ट सेंसस डेटा के हिसाब से इलेक्टोरल मैप को धीरे धीरे चेंज किया गया। 1973 में ही बदले पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए 31st अमेंडमेंट लाया गया, जिससे लोकसभा की टोटल सीट स्ट्रेंथ 500 से 525 कर दी गई। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। 1976 में यह ट्विस्ट आता है जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान डीलिमिटेशन का प्रोसेस को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। माने अब जो भी चुनाव होंगे आने वाले 25 सालों में वो 1973 वाले डीलिमिटेशन कमीशन के एलोकेशन के मुताबिक ही, माने जिसे 1971 के डेटा के हिसाब से बनाया गया था, अब उसे ही फॉलो किया जाएगा। उसके ही साथ साथ 550 तक टोटल लोकसभा सीट की अपर लिमिट बैठाई गई कि माने ये फ्रीज हो गया भैया, 550 को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे ये करने की एक लॉजिक भी थी क्योंकि उस समय यूनियन गवर्नमेंट यानी इंदिरा गांधी की सरकार, कांग्रेस सरकार जब थी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था फैमिली प्लानिंग। इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो भी रहा था और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। उस टाइम पे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल को कंकरेंट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिससे सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पर काम कर पाए। सेंटर की कोशिश थी कि स्टेट्स को भी इंकरेज किया जाए कि वो अपनी फर्टिलिटी रेट यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन को कम करे ताकि हमारा जो ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था वो थोड़ा कंट्रोल में आए। देखिए, मंशा तो वहां भी ठीक थी, लेकिन सब कुछ एग्जीक्यूशन के बारे में होता है। नसबंदी टाइप चीज कांड करा के पॉपुलेशन कंट्रोल का भी गुड़गोबर हो गया था उस समय। लेकिन यहां पिछले कुछ सालों में अब यह प्रॉब्लम हो गई कि अगर कोई स्टेट उस समय से आज तक सेंटर की बात मान रहा हो, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहा हो, तो उसे इलेक्टोरली नुकसान झेलना पड़ेगा, उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्योंकि डीलिमिटेशन कमीशन तो भाई आबादी के हिसाब से ही आपको अपना वोटिंग हक देगा, तो जिसके पॉपुलेशन कम उसको सीट्स कम मिलेगी। इसीलिए डीलिमिटेशन का प्रोसेस को 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया ताकि सारी स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन कम कर सके, जिससे कि किसी को इलेक्टोरली पनिश ना किया जाए। 1981 में और 1991 में भी सेंसस आए, मगर सीट एलोकेशन चेंज नहीं किया गया क्योंकि वो फ्रोजन था। 25 साल खत्म हुए 2001 में, और यहां देखिए दिलचस्प बात है, 2002 में वाजपेयी, बीजेपी की वाजपेयी सरकार ने अमेंडमेंट 84 निकाला, जिसके तहत फिर से 25 साल के लिए यह प्रोसेस को फ्रीज कर दिया गया टिल 2026। सरकार ने वही लॉजिक देखा, वही बात समझी कि अभी पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है, अभी समान नहीं हुआ है पॉपुलेशन।
उन्होंने यह भी कहा कि 2026 तक उम्मीद यह है कि सारे के सारे स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ा कंट्रोल कर लेंगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट एक समान हो जाएगा। उस टाइम पे डीलिमिटेशन अगर होगी तब एटलीस्ट बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। यह बात कही गई थी तब। अब 2002 में सोचा हो गया, 2026 तो काफी दूर है, तब तक तो मामला सुलझ जाएगा, पॉपुलेशन प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, डिस्पैरिटी कम हो जाएगी। पर वक्त का क्या है, गुजरता रहता है, गुजर गया। अब 22 साल के आसपास तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं, अब बस 3-4 साल बाकी रह गए हैं और उसके बाद फिर से डीलिमिटेशन का मुद्दा आग पकड़ेगा। तो अब अगर 2026 में फ्रीज हट गया तो अगला सवाल यह होगा कि सेंसस डेटा कौन सा इस्तेमाल होगा। यही तो मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है आपके और मेरे नाक के नीचे। अब देखो लॉजिक की बात देखते हैं। अगर लॉजिक की बात देखो तो हर 10 साल के सेंसस को उठाया जाता है, तो अगर 2026 में डीलिमिटेशन का टाइम आता है तो वेट करना पड़ेगा 2031 का, माने एवरी डेकेड वाला सेंसस में 2031 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और फिर उसके रिजल्ट निकलेंगे 2032, 33 में। उसके बाद आप डीलिमिटेशन करो, पार्लियामेंट में उसके बाद आप सीट बढ़ाओ। लेकिन मोदी सरकार को आपदा में अवसर ढूंढना बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब डीलिमिटेशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, अरे कम से कम 1-2 साल उसमें लग जाते हैं, फिर 2034 के इलेक्शन तक होगा ये सारा। 1971 का बेस का डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा, फिर अपडेट होते होते पता नहीं 2039 हो जाए, ये बात को जमी नहीं। तो कहा जा रहा है कि 2021 का सेंसस, माने इस दशक का सेंसस अभी तक तो हुआ नहीं। अरे कैसे हो सकता है, वो कोविड की वजह से नहीं हुआ, जिस वजह से हम आज तक वो 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी नहीं बन पाए, फार्मर इनकम डबल नहीं हो पाया। अब वो सेंसस तो हुआ नहीं है, तो क्यों ना अगर वो सेंसस अभी शुरू, और बाय द वे ये याद रखिएगा कि 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ था, कभी कभी वंस ए डेकेड वाला सेंसस कभी होल्ड पर नहीं गया, लेकिन इस बार उसके बारे में कुछ है ही नहीं, कोई मालूम ही नहीं क्या हो रहा है उस चीज को लेकर। लेकिन हो सकता है कि ये जानबूझ के किया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके पीछे भी एक मास्टर स्ट्रोक प्लानिंग है कि 2026 में यह सेंसस करवा दिया जाए और उसी डेटा के आधार पर 2026 में ही डीलिमिटेशन कमीशन बैठाकर इस मामले को रफा दफा कर दो। नतीजा जो होगा, लेटेस्ट पॉपुलेशन ट्रेंड के मुताबिक डीलिमिटेशन पूरी तरीके से हो जाएगी। नया पार्लियामेंट तो ऑलरेडी रेडी है, नए एमपीज बैठने के लिए जगह ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे भी भाजपा सरकार को डीलिमिटेशन को डिले करने का कोई मूड तो नहीं लगता है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने तो यह भी कह दिया था कि भाई नए पार्लियामेंट बनाना जरूरी था क्योंकि पुराने वाले में जगह कम थी, तो जब एमपीज नए बने तो उन बेचारों को बैठने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे नए पार्लियामेंट की, इसीलिए मैं बताता हूं, सबसे विशेष बात यही है उसकी सीटिंग, उस पर ध्यान देना चाहिए कि इसमें 888 एमपीज ठूसे जा सकते हैं। पर इस न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट का ये जो न्यू डीलिमिटेशन है, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में, क्योंकि इस 888 का जो विभाजन है बहुत लोगों को बहुत अनफेयर लग रहा है। सब नंबर्स का खेल है बाबू भैया। हमारे देश में पॉलिटिक्स और पॉलिसी के पीछे ना मैथ्स ही है, चाहे इलेक्टोरल कास्ट पॉलिटिक्स हो, चाहे नंबर्स इन स्टेइंग इन पावर हो, सब मैथ्स का खेल है। वैसे अगर आपको इंडिया और नंबर्स के बारे में जानना है तो एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है रुक्मणी एस ने, जानिए इंडिया को थ्रू नंबर्स। ग्राउंड ब्रेकिंग किताब है, नंबर से जानिए इंडिया का सच। और आप इस किताब को कुकू एफएम पर बहुत आराम से अपने टाइम से सुन सकते हैं, ऑडियो बुक के माध्यम से। कुकू एफएम आज हमारे एपिसोड के पार्टनर्स भी हैं कुकू एफएम पर, जहां आप 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, कोर्सेज, स्टोरीज सुन सकते हैं। 20 से ज्यादा कैटेगरीज हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, मोटिवेशनल, साइंस एटसेट्रा ऐसे कैटेगरीज हैं और अपने प्रोफाइल के अनुसार ऑडियो बुक रिकमेंडेशंस भी आपको मिलेंगी। और इस 10,000 प्लस ऑडियो बुक टाइटल्स के खजाने को आप एक टच में सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और बुकमार्क भी कर सकते हैं। एंड अब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कुकू एफएम एक स्पेशल समर रीडिंग ऑफर लाई है। अगर आपने कुकू एफएम को डाउनलोड किया ऑन द 29th, 30th एंड 31st ऑफ मई, सिर्फ 3 दिन का ऑफर है। अगर इन 3 दिनों के बीच में आपने कुकू एफएम को डाउनलोड किया और यूज किया कोड SALE70, देन यू गेट 70% ऑफ ऑन कुकू एफएम्स फर्स्ट मंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स टू चूज फ्रॉम ओनली एट ₹29 इंस्टेड ऑफ ₹99। डाउनलोड लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। ये डीलिमिटेशन के बाद होता क्या है हमारे देश के साथ, फिर से एक बार इन नंबर्स, इस ग्राफ, इस डेटा को ध्यान से देखिए, डिटेल में समझिए कि इस डीलिमिटेशन से साउथ इंडियन स्टेट्स को कैसे नुकसान पहुंचेगा।
1971 से बेस के हिसाब से अगर हम ले, लोकसभा में 5 सदर्न स्टेट्स को 129 या 23.57% ऑफ सीट्स मिली थी ओवरऑल, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान कुल मिलाकर 174 सीट्स मिली थी या 32% ऑफ ओवरऑल सीट्स। 2019 में कार्नेगी में दो रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने नंबर्स को अपडेट किया, पता लगाया कि आने वाले डीलिमिटेशन का क्या असर होगा अगर एमपीज का सिलेक्शन इस बेसिस पे होगा। अगर हम 2011 का सेंसस पकड़े, उस पर पॉपुलेशन नंबर और ग्रोथ रेट को आके 2026 तक प्रोजेक्ट करें कि कहां पॉपुलेशन ठहरेगी, तो हमें क्या दिखता है? इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स 543 से 846 तक बढ़ जाएगा। तो यूपी का पॉपुलेशन जिसके हिसाब से सीट काउंट सीधे 80 से बढ़कर 143 पहुंच जाएगा। कसम फकीरी चल रही है। और केरला का 20 सीट से लेकर 20 ही रह जाएगा, क्योंकि केरला ने वही गलती कर दी ना, फैमिली प्लानिंग कर दी, पॉपुलेशन कंट्रोल कर दी है, महिलाओं का ख्याल रखा, तो एज ए रिजल्ट उनको पनिशमेंट मिलेगा कि उनकी एक सीट भी नहीं पड़ेगी। और उसका नतीजा यह होगा कि लोकसभा में उनके नंबर्स का रेशियो और भी धीरे धीरे कम होता रहेगा। मरे दिल्ली, अब केरला में आप कुछ भी चीख चिल्ला लो, उसके बाद 2026 बाद दिल्ली वालों को कुछ सुनाई नहीं देगा। नहीं दिया था ना एक भी सीट, अब भुगतो। अब आपसे एक सवाल है, क्या पॉपुलेशन के चक्कर में, वन वोट वन वैल्यू के चक्कर में उन स्टेट्स को सजा सुनानी चाहिए जिन्होंने यूनियन गवर्नमेंट की हिदायत के अनुसार अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था, और जिन्होंने नहीं किया था उनको एडवांटेज मिल जाएगा? वाह, 1971 में नंबर्स बराबर थे, मगर आज के डेट में यूपी का एमपी 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तमिलनाडु का सिर्फ 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। माने तमिलनाडु के एक वोट की टेक्निकल टर्म्स में 1.75 टाइम्स ज्यादा वैल्यू है एक यूपी के वोट से। तो यहां पर यह सवाल लाजमी है कि सिस्टम तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू मांगता है, तो डीलिमिटेशन तो होना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सके। लॉजिकली थियोरी तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह क्या डेमोक्रेसी के लिए अच्छा रहेगा? इस आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम्स काफी हैं। पहली बात तो ये, इस डिसीजन ऑफ डीलिमिटेशन को पोस्टपोन करने का यूनियन गवर्नमेंट का जो था, ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने दोनों ने करके रखी है, तो इसमें तू मैं करने की बात नहीं है। जब लॉजिक ये था कि हम वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स को पनिश नहीं करेंगे और डेडलाइन एक्सटेंड करेंगे ताकि तब तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ा सा संभल जाए, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, इक्वालिटी आ जाए, तो क्या आज हिंदी बेल्ट में फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे गई है? क्या इक्वालिटी आई है पॉपुलेशन ग्रोथ में? और याद रखिएगा, फर्टिलिटी रेट कोई आइसोलेटेड पैमाना नहीं है कि किस स्टेट में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। फर्टिलिटी रेट से गहरा रिश्ता है वुमेन एम्पावरमेंट का, एक्सेस टू हेल्थ केयर का, एक्सेस टू एजुकेशन का, पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज के साथ साथ का। इसीलिए जिन स्टेट्स में आपको फर्टिलिटी रेट कम दिखेगी, वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब तक सबका साथ सबका विकास नहीं होता है, फर्टिलिटी रेट आपकी कम नहीं होगी। डेवलपमेंट के लिए इस सजा से साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज भी अभी घबरा रही हैं। डीएमके की राज्यसभा एमपी और फायर ब्रांड स्पीकर कनिमोड़ी ने तो बयान दिया है कि यह तो एकदम रिडिकुलस बात है कि उन स्टेट्स को आप पिनलाइज करना चाहते हो जिन्होंने फैमिली प्लानिंग को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है, और उन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना चाहते हो, उनको अवार्ड देना चाहते हो जिन्होंने ये फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के धज्जियां उड़ा दी हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना, इफ यू परफॉर्म यू पेरिश एंड इफ यू डोंट then you are hero, then you are सिकंदर। इस शिफ्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से पॉलिसी मेकिंग में भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अरे भैया, जिसके पास मेजॉरिटी स्ट्रेंथ होगा, जिस एरिया के पास, वहां ज्यादा फोकस होगा। आज के डेट में नॉर्थ साउथ डिवाइड आप देख लो, मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं। कनिमोड़ी ने अपने स्पीच में जब रेलवे बजट एलोकेशन 2022-23 हो रहा था, उसमें क्या दर्शाया? नॉर्दर्न रेलवेज को 13,200 करोड़ सैंक्शन किए गए, और वहीं सदर्न रेलवेज को मिला कितना? 59 नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 5900 भी नहीं, 59 करोड़ मिला। 59 करोड़ और 3200, 101 गुना का फर्क है। न्यू इंडिया में सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है? तो यह फीलिंग है कि यूनियन गवर्नमेंट साउथ इंडिया के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, और यह काफी डीप फीलिंग है, आज भी है, और इस नए डीलिमिटेशन के बाद यह फीलिंग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फाइनेंशियल डिवोल्यूशन की अगर आप एग्जांपल ले ले, जो आज के डेट में चल रहा है, 2022-23 का टाइम ले लीजिए। तमिलनाडु जब यूनियन सरकार को अपना जीएसटी टैक्स भरती है, तो हर 1 रुपए के मुकाबले उसको रिटर्न में कितना मिलता है? 29 पैसे।
जबकि यूपी ₹1 के मुताबिक उसको मिलता है ₹2.73 और बिहार ₹1 के टैक्स पे मिलता है ₹7.06। शिकायत साउथ इंडिया ये नहीं कर रहा है कि पैसा उनके पास नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आता है कि भाई जहां ज्यादा जरूरत होगी पैसा वहीं जाएगा, पर साउथ इंडिया में फीलिंग है कि पैसा एक ब्लैक होल में जा रहा है, उस पैसे को अच्छे तरीके से डेवलपमेंट पे नहीं लगाया जा रहा है और उल्टा अब साउथ को पनिश किया जा रहा है पॉलिटिकली, क्योंकि वहां पर काम थोड़ा ज्यादा हो गया है, बैलेंस थोड़ा ज्यादा हो गया, लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हो गए और उन्होंने पॉलिटिकली रेजिस्ट किया है इन सारी चीजों को, लाइक हिंदी इंपोजिशन। अब बीजेपी की प्रेजेंस तो हिंदी बेल्ट में सबसे स्ट्रांग है और साउथ में सबसे वीक है, जो कि हमें रिसेंटली कर्नाटक इलेक्शन में दिखाई, जिसके बारे में हमने आपको एपिसोड भी बनाया था। तो उनका इलेक्टोरली तो काफी फायदा होगा अगर नॉर्थ में सीट ज्यादा हो जाएं और साउथ में सीट्स कम हो जाएं। तो इसी मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी का इंक्रीज इन द नॉर्थ एंड अदर्स, यानी जो दूसरे रीजनल पार्टीज हैं, अब डीएमके ले लीजिए, एआईडीएमके ले लीजिए, टीआरएस ले लीजिए, टीडीपी ले लीजिए, इन सबका नुकसान होगा। हो गया मास्टर स्ट्रोक। इत्तेफाक की बात है कि साउथ को छोड़कर बीजेपी जो दूसरे स्टेट्स में थोड़ी बहुत सीट्स का जिनका उनका प्रोपोर्शन गिरेगा, जैसे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और पंजाब, वहां भी रीजनल प्लेयर्स ही काफी स्ट्रांग है, तो वहां भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी 51% ऑफ बीजेपी सीट्स इन 2014, 51% ऑफ सीट्स ऑफ बीजेपी इन 2014 सिर्फ 4 बड़े हिंदी बेल्ट स्टेट से आए थे। नतीजा तो यही होगा कि साउथ की आवाज पतली होती जाएगी और बीजेपी के जो हिंदी बेल्ट पार्टीज हैं और एरियाज हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। बने लखनऊ पटना से बाहर दौरे करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तमिलनाडु में जाके टूर करने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है, रोड शो करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे सोल्यूशन कहां है, ऐसी बात क्यों कर रहे हो जिसका कोई सोल्यूशन है। अब लेकिन पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करते हम लोग। सोल्यूशन यह है कि हम डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के उसूलों पर, उनके प्रिंसिपल्स पर गहरी चर्चा करें, जो लगता है कि नए पार्लियामेंट में तो ना होगा। लेकिन पार्लियामेंट्री सिटिंग्स, जो जीरो आवर क्वेश्चंस ये जो गायब हो रही हैं, ये एक गहरा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही वो तो छोड़ दो। जैसे एक सोल्यूशन है कि लोकसभा में सीट्स बढ़ाए जाएं पर स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन का रेशियो आप सेम रखो। तो अगर यूपी 80 to 120 जा रहा है तो केरला भी 20 to 30 सीट्स जाए, कि उसको पिनलाइज ना करे। एक और तरीका है कि राज्यसभा को और स्ट्रांग बना दीजिए ताकि वो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जहां आप अपनी बात रख सके हो और कहीं कोई गलत लेजिस्लेशन उससे पास ना हो पाए। यह करने के काफी तरीके हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला तो बहुत सारे चर्चा के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं। यूएस सेनेट, जो कि अमेरिका का अपर हाउस है, वहां हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। छोटे से छोटे स्टेट से लेकर बड़े से बड़े स्टेट या पॉपुलेशन जो भी हो, 1 स्टेट 1 वैल्यू। यूएस के सेनेट सिस्टम का पॉइंट यह है कि हर स्टेट के इंटरेस्ट को, पक्ष को प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे कि बड़े आबादी वाले स्टेट्स छोटे आबादी वाले स्टेट्स पर हावी ना हो। अगर हम चाहें तो इंडिया में भी ऐसा सिस्टम हम लागू कर सकते हैं हमारे राज्यसभा में। आज के डेट में भी राज्यसभा में एग्जैक्टली पॉपुलेशन का हिसाब से सीट एलोकेशन नहीं होता है, ये डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी के सिस्टम से होता है। जैसे छोटी आबादी वाले स्टेट्स को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है एज कंपेयर टू उनको जो सिर्फ पॉपुलेशन के आधार पर ही वहां तक पहुंचे हैं। अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है तो कम से कम यही डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी का फॉर्मूला तो लगाना होगा, ताकि कम आबादी वाले स्टेट्स को थोड़ा तो बूस्ट मिले, कम से कम पेनल्टी तो ना मिले। बुनियादी बात यह है कि फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी और यह पूरा सिस्टम हमने ही बनाया है और हम खुद ही इसको सुधार सकते हैं, ताकि मणिपुर जैसे राज्यों की चीख भी दिल्ली तक पहुंचे। पर हमारी रेल की गाड़ी उल्टी क्यों चल रही है? फेडरलिज्म पे यह कोई पहला हमला नहीं हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। उस समय आम आदमी पार्टी बड़ी तालियां पीट रही थी सरकार के लिए। उसके बाद दिल्ली के साथ भी वही हालत हो रहा है जो कश्मीर के साथ हो रहा है, सारी पावर छीन ली, अब वो इधर उधर घूम रहे हैं। ऑपरेशन कमल से इलेक्टेड स्टेट असेंबलीज का मजाक बना दिया गया है और अब ये 888 सीट कैपेसिटी वाला पार्लियामेंट और आने वाला डीलिमिटेशन एक और कदम है 1 पार्टी 1 नेशन 1 रूलर की तरफ। अगर बीजेपी का हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कहीं से टक्कर मिला है, करारा जवाब मिला है, वो है साउथ से। पर शायद जल्द ही साउथ इतना साइडलाइन हो जाएगा कि साउथ रिजेक्ट बीजेपी नहीं, बीजेपी रिजेक्ट साउथ हो जाएगा। वाह, क्या चाणक्य नीति! लेकिन लॉन्ग रन में यह हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक बन सकता है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ
बेल आइकॉन भी दबाओ।